हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर के बारे में जानकारी ली थी। फोर्थ चैप्टर में हम लोगों ने दो इक्वेशन पढ़ चुके थे और साथ ही साथ इसके जो लॉ हैं उसको भी जानकारी ली जा चुकी थी, जिसमें हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की बात की थी। हम लोग चलते हैं अगले टर्म पर, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन के अंतर्गत हम जो इक्वेशन बनाते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ लॉ भी होते हैं। तो लॉ के अंदर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम लोग सिंपल से कह देते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो इस लॉ के आधार पे क्या होता है, जैसे आप बात करते हैं कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्शन होगा ही होगा। तो आपके द्वारा किया गया एक्शन, आपके ऊपर जो भी रिएक्शन होता है उसका पूरा पूरा एक फोर्स जनरेट करके दिखाता है। उसी फोर्स को हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे बात करें कि डिफिनीशन क्या लिखी जाएगी, कैसे इसका पर्पस क्या था क्या है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग फॉर कहा जाएगा, फॉर every action that act on any object is equal to opposite रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर किया जाएगा उसके अपोजिट रिएक्शन के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने जो फोर्स है वो क्या होगा, दोनों साइड से बराबर होगा। जितना आप एक्शन पर देंगे फोर्स उतना आपको कितने मिलेगा, रिएक्शन पर भी मिलेगा। जैसे इसको देखा जाए, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप क्या लगा रहे हैं, इस पर एक F1 नाम का फोर्स दे रखा है। ठीक है, अब इस F1 फोर्स पर क्या गया है, सॉरी इसका मास क्या है 1, और इस पर आप F1 नाम का फोर्स जनरेट कर रहे हैं। जब इसका फोर्स जनरेट करें क्या करेगा, ये आगे की ओर जाएगा। इसी के जस्ट बगल में हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और दूसरा जो ऑब्जेक्ट दिया गया इसका मास हम मान लेते हैं M2 हो और इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2 नाम से। तो ये क्या करेगा, ये आगे की ओर इधर जाएगा और ये दोनों अपोजिट साइड पे है। अब जब दोनों अपोजिट साइड पे अप्लाई किया जाएगा तो क्या करेंगे, हम फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं तो फोर्स जो इतना आप इस पर अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स क्या करेगा, M1 पर भी लगाएगा। तो M1 क्या करेगा, अगर M1 और M2 बराबर हो जाए सपोज दैट, तब दोनों के मास तो बराबर रहेगा। लेकिन इस पर लगने वाला अगर फोर्स अगर अलग अलग है तब इसको हम क्या कर सकते हैं कि F1 इक्वल टू माइनस F2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है। एक सामने को है उसका एक विपरीत आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। अपोजिट आने की वजह से क्या हो जाएगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स है और दूसरे मास पे जो लगने वाला फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो क्या कहलाएगा, एक्शन और रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन के अंतर्गत हमारे पास यही ऑब्जेक्ट रहता है कि आप किसी भी बॉडी पर अगर मास दिया गया है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स उस पर अप्लाई किया जाने वाला, साथ ही साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, दोनों क्या होंगे, अगर ये दोनों अलग अलग लगाए गए हैं तो उनका फोर्स अपोजिट माना जाएगा। तो ये चीजें कब होंगी, जब ये दोनों क्या हो जाए, आपस में पास आ जाए। तो जैसे ही इस पर अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 जो होगा वो माइनस F2 के बराबर अप्लाइड किया गया होगा। तब ये अप्लाइड यहाँ पे करेंगे तब इसकी वजह से आप ये तो बैलेंस हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी किस पर कितना ज्यादा फोर्स लगाया गया है। अगर कह दिया जाए कि F1 नॉट इक्वल टू, या फिर F1 बड़ा है, या फिर बात कर सकते हैं कि F1 बड़ा है और F1 छोटा है F2 से, या F1 बड़ा है F2 से, तब इसके लिए क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। तब ये जो अनबैलेंस फोर्स लगेगा उस कंडीशन में हम यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ की बात नहीं करते हैं, वहां पे बात की जाती है एक्शन रिएक्शन की चर्चा होगी। तो वहां पे हम लोग इसको माइनस के फॉर्म में रखेंगे। ये माइनस इसलिए रखा है क्योंकि दोनों चीजें हमें यहाँ पे इक्वल मान के चलते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला यही बनता है कि जब किसी भी आप बॉडी पर एक्शन अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको एक अपोजिट साइड में इक्वल अपोजिट रिएक्शन या इक्वल अपोजिट फोर्स जनरेट करके दिया जाता है। इसी इक्वल फोर्स को लोग जब दिखाते हैं तो क्या कहलाता है, माइनस के रूप में इसको लिखा जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे आप किसी भी टेबल पर बुक रखते हैं तो बुक ऑन द टेबल, तो जब किसी भी बॉडी को किसी बुक को टेबल पर रखते हैं तो ये हो सकता है। इसके अलावा वॉकिंग मैन ऑन द रोड, या किसी भी जगह आप जब वॉक करते हैं तब वॉक करते क्या करते हैं, आपका पैर जमीन के सरफेस पर एक फोर्स जनरेट करता है, उस फोर्स आप पीछे को हटते हैं, तब इस प्रकार से आप आगे को बढ़ पाते हैं। क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जनरेटेड होता है। इसके अलावा जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन में से जब जो बुलेट होती है, जब बुलेट बाहर निकलती है तो क्या होती है, एक्शन और रिएक्शन का पर्पज करके बाहर क्यों निकलती है। इसके अलावा जैसे रॉकेट, तो रॉकेट क्या करती है, रॉकेट्स का काम क्या है, जैसे नीचे पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन करने का कहता है ऊपर की ओर उठती है तो नीचे एक एक्शन और रिएक्शन का पर्पज बनता है। जिसमें जितनी भी चीजें दी गई यहाँ पे आपको सभी जगह पे एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं टेबल ऑन द बुक ऑन द टेबल पे, तो आपका ये टेबल है और इस टेबल मान लिया हमारे पास कोई बुक रखी है, ये कोई बुक हो, तो बुक क्या कर रही है, बुक नीचे को इस टेबल पे नीचे को क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। तो जो नीचे को फोर्स लगाएगा तो ये क्या कर रहा है, अपोजिट फोर्स लगा, उसी के जस्ट अपोजिट ये हमारी जो टेबल है वो भी क्या कर रही होगी, फोर्स जनरेट कर रही है जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरी चीज आती है, मान लिया आप किसी भी रोड पर चल रहे हैं तो आपका जो पैर होता है ये क्या करता है, ये पैर जैसे ही आपका पैर उठेगा आगे को उठेगा, दिखा देते हैं, जैसे ही आपका पैर कुछ ऐसे हुआ तो यहाँ पे क्या लगता है, आप यहाँ एक फोर्स जनरेट करते हैं और जो फोर्स होता है क्या कहते हैं, उससे वैसे आप अपने पैर को जैसे फोर्स अप्लाई करवा के पीछे को लेके आते हैं तो ये पैर क्या करता है, इस फोर्स जनरेट कर जिसकी वजह से आपका पैर फोर्स को और इस रोड पर फोर्स अप्लाई करके इसको पीछे को धक्का देता है, जिसके समय बॉडी क्या करती है, आगे की ओर शिफ्ट हो चली जाती है। इसी तरीके से रिकॉइलिंग और इसी प्रकार से रॉकेट की अगर चर्चा की जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि मान लो कोई रॉकेट है और इस रॉकेट में जो आपका ईंधन होता है, जो फ्यूल है, ये फ्यूल जैसे ही जलने शुरू करता है तो फ्यूल जलते हुए नीचे को क्या लगाता है, फोर्स जनरेट करता है और ये ऊपर की ओर एक फोर्स बन जाता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर चली जाती है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है जिस पर आप न्यूटन के थर्ड लॉ की बात की जाती है। इस प्रकार से और भी सारे एग्जांपल्स हैं जिसपे न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाइड किए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर चर्चा की है तो आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जो इसी लॉ पर आधारित है। तो आप तब तक इसको लिखेंगे तो हम मिलते हैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक पे। तो अब हम आपके सामने लेके आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन में बात कर चुके थे कि कोई भी फोर्स क्या करता है, जब आप किसी पे एक्शन लगाते हैं उसका रिएक्शन आपको मिलता ही मिलता है। अर्थात किसी फोर्स अप्लाई किया जाए तो उतना ही फोर्स है, उससे कम ज्यादा फोर्स आपको क्या किया जाएगा, आप पर अप्लाइड किया गया होगा, जिसकी वजह से आपका कोई वर्क कंप्लीट हो पाता है। इसी चीज को देखते हुए हमें आप बात करें कुछ कोलेजन्स की। तो कोलेजन की बात की जाए या हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का टॉपिक हमने आपको पढ़ा रखा है, मोमेंटम क्या चीज होती है। आप इस टॉपिक को हमारे दिए गए लिंक पर आप चेक करके देख सकते हैं कि मोमेंटम क्या है। आगे हम बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। तो यहाँ लिखा गया, इफ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज आर एक्सट्रैक्टिंग फोर्स, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ग्रुप ऑफ बॉडीज, बहुत सारी बॉडीज है, उसका एक ग्रुप है, मान लेते 3-4 लोगों को, 3-4 हमने ऑब्जेक्ट लिए, उसको एक तरीके से ग्रुप कर लिया और ग्रुप करने पर उस पर जो दिया जाने वाला फोर्स अप्लाई करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रैक करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे किस पर, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। तो क्या करेंगे, जब उसमें ग्रुप ऑफ बॉडीज होगी, फोर्स अप्लाई किया गया होगा, जब एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या गया, टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, सारा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। और संरक्षित होने के बाद वो कब कब हो सकता है, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पहले जो आपने फोर्स लगाया उसके बाद कोलिजन हुआ,
कोलिजन के बाद जो अपने फोर्स लगा करके जो चेंजेस देखने को मिले वो दोनों कंजर्व रहेंगे, रिमेन हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, द इंटरेक्शन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बिना अप्लाई किए उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अर्थात वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए, लेट्स मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास मास m1 हो, ठीक है, इस पर हमने फोर्स लगाया F1 नाम का, और ये क्या किया, इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया, जिससे ये u वेलोसिटी या u1 की मैं नाम से दे देता हूं, u1 वेलोसिटी से चलना शुरू की। इसी तरह से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 ले लेते हैं, और ये जब ऑब्जेक्ट आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने पर जो F2 नाम से फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं, इसके अंदर भी क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, तो इसको हम लोग U2 से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके इनिशियली पार्ट है, तो हम इसको मान लेते हैं लेट्स एट इनिशियल। जब ये इनिशियल तौर पर इस पर हमने फोर्स लगाया, इस पर एक फोर्स लगाया, अब ये दोनों चीजें क्या हुई, आपस में ये दोनों चीजें कोलैप्स हो गई, कोलिजन इनका हुआ, और जैसे ही कोलिजन होगा तो M1 M2 कोलिजन होगा, तो ध्यान रखिएगा ये इधर लड़ेगा और ये इसकी ओर आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कोलिजन। तो जैसे इनका कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंजेस होगी, अर्थात इनके अंदर जो मास होगा तो मास तो रिमेन रहेगा, चेंज जो आएगा वो अगर ये बिखरता है टूटता है तब बात की बात है। अगर मान लेते कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो इनके अंदर मास हम इसको m1 रखेंगे, मास m2 ही रहेगा, बट इनका जो फोर्स होगा, जो हमने फोर्स लगाया था, जो u1 है, फोर्स u1 जो हमने प्रोवाइड कराया था इसके अंदर वेलोसिटी, अब ये हो जाएगा v1 और ये क्या हो जाएगा v2। तो आपके द्वारा क्या हुआ, ये आफ्टर कोलिजन और ये एट फाइनल, ठीक है, एट फाइनल। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, जब शुरुआती समय में किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर u1 वेलोसिटी जनरेट होगी जो एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी रहेगा। इन दोनों को मैंने जब कोलिजन कराया तो कोलिजन के तौर पर ये दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद इनके अंदर से एक वेलोसिटी चेंजेस होगी, किसी की बढ़ेगी किसी की घटेगी, तो दोनों अलग अलग एक फाइनल वेलोसिटी को जाके रुक जाएगा, अलग अलग फाइनल वेलोसिटी से वो दोनों बाहर की ओर निकलेंगे। जब ये दोनों बाहर की ओर निकलेंगे तो इन दोनों पर लगने वाले फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे कंजर्व होगा। तो इसको कंजर्वेशन अगर निकाला जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, बाई थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम के अनुसार चलें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि F1 इक्वल टू माइनस F2 के। क्लियर सी बात है कि F1 क्या करेगा, F2 के बराबर काम करना शुरू कर देगा, और जैसे ही F1 F2 के बराबर काम करना शुरू करेगा, या कह सकते -2 जो दो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो उसके अनुसार अब यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया इनिशियली, यहाँ पे इस पे जो अप्लाई फोर्स हुआ इसके लिए, तो देखा जाए तो हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, ये होता है m इंटू ए। इसका भी क्या हो जाएगा, इसको माइनस में m इंटू ए रखेंगे, इसको a1 ले लेते, इसको a2 ले लेते हैं। अब इस पर a की जगह रख दिया जाए, a क्या करेंगे, तो देखें मास m1 ही है, यहाँ पे देख सकते m1 ही मास है, यहाँ पर भी मास m1 ही दे रखा है, तो m1 ही मास रहेगा। लेकिन एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका क्या था u1, तो हम लोग पहले फाइनल रखते हैं फिर इनिशियल रखते हैं, तो फाइनल और इनिशियल के तौर पर रखा जाएगा। तो क्या क्या किया जाएगा इसके अंदर, तो देखेंगे कि ये हम लोग v1 माइनस u1 बाई टी पहले के लिए हो गया, अब दूसरे के लिए लगाएंगे माइनस m, ये क्या रखा जाएगा v2 माइनस u2 बाई टी, अप्लाई कर दिया गया। अब जब अप्लाई किया जाएगा तो अप्लाई करने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करके वैल्यूज को रखेंगे। तो देखा जाए क्या आएगा m1 v1 माइनस
m1 बाई टी इक्वल टू, यहाँ पे लिया जाए माइनस m2 था, m2 v2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस m2 u2 बाई टी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, m1 v1 m1 u1 और बाई टी, यहाँ पे अप्लाई कर लिया गया। अब इन दोनों के एक दूसरे पर इंटरचेंज करेंगे, तो हम टी से टी यहाँ पे कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब इस दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, v1 को v1 साइड रखते हैं और u1 को u1 साइड रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये m1 v1 प्लस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा m2 v2 इक्वल टू, उसको उधर दे देंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं हमने थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। F1 इक्वल टू माइनस F2, इस पर लगने वाला फोर्स बराबर m इंटू ए, दूसरे पर लगने वाला m इंटू a2 के रूप में ले लिया है। तो इसका एक्सप्रेशन का चेंज किया तो इसका मास m1 था पहले के लिए, m1 v1 माइनस v2 तो v1 माइनस u1 बाई टी, यहाँ पे माइनस के फॉर्म में वही चीज रख दिया गया, बस यहाँ पे सेकेंड जो रूल था, यहाँ पे u2 हो गया तो यहाँ पे v2 हुआ, तो v2 माइनस u2 बाई टी। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से टी टी कैंसिल, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सामने सामने रखने के बाद यहाँ से m1 v1 और एक दूसरे को इंटरचेंज करके हमने m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m1 और m2 u2। अब इसको क्या किया गया, इस m2 v2 को हमने एक साइड या v1 एक साइड और v को एक साइड और इनिशियल को एक साइड, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का अलग अलग करके रख लिया। तो वैल्यू आ गई m1 v1 प्लस m2 v2 m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये वैल्यू आपको निकल के आती है, इसी को हमको प्रूव करना रहता है कि आपको क्या चीज आने वाली है। तो हमने यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानकारी दे दी है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं और जो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन उठाया है, जिसमें क्या दिया है, एक बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 25 किलोग्राम। मतलब एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया, 30 ग्राम दे रखा है, और कहाँ से उसको फायर किया जा रहा है, एक 25 किलोग्राम गन से उसको फायर किया जा रहा है। इफ द ट्रिगर, अगर उसको हम ट्रिगर करते हैं, द स्पीड ऑफ द बुलेट, जो उसमें बुलेट गोली रखी गई वो गोली कितनी तेज जा रही है, 150 मीटर पर सेकेंड से ये बाहर की ओर चली जा रही है। देन व्हाट वाज द रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ द गन। तो आपको पता करना है कि इसकी रिक्वायरिंग स्पीड क्या होगी, अर्थात गन से जो कॉइल बाहर निकली, कह सकते हैं कि जो गोली बाहर निकली वो कितनी तेजी से बाहर की ओर निकली है, इसको हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें जो जो चीजें दी गई उसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे सॉल्व करते समय। तो देखा जाए क्या क्या चीजें दी है, यहाँ देखा है मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना दिया है, 30 ग्राम दे रखा है। अब बात कर लेते हैं मास ऑफ गन, गन का मास कितना दिया है, 25 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए स्पीड ले लेंगे, स्पीड ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 150 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। इसकी हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ द गन, गन की स्पीड हमें निकाल के देनी है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी जो गन की स्पीड है वो भी मीटर पर सेकेंड में ही आएगी, और यहाँ पे जो मास दे रखा है बुलेट का वो 30 ग्राम दे रखा है, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ग्राम में कन्वर्ट, जो ग्राम दे रखा है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 30 बाई 1000 किलोग्राम लिखा जा सकता है।
तो उसको हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो जब ग्राम दिए तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे इसको हटा करके लिख देते हैं। पहले इसको लिख सकते हैं 0.03 किलोग्राम। ये अब यहाँ पे ले लेते हैं मास ऑफ द गन। गन का मास कितना दिया है 25 किलोग्राम दिया गया है। सारी चीजें हो गई हैं, पुट हो गई हैं। तो गौर करने वाली बात, इसका मास दिया है, बुलेट का दे रखा है, बुलेट का मास, बुलेट की स्पीड, गन की मास और गन का स्पीड दिया है। तो गन को एक साइड कर देंगे, बुलेट को एक साइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू पता चल जाएगी किसके पास क्या क्या चीजें रही होंगी। तो वेलोसिटी निकालनी, तो मोमेंटम, तो इसकी बात कर लेते हैं। मोमेंटम ऑफ द बुलेट, बुलेट का जो मोमेंटम होगा इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गन। तो गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम दोनों बराबर, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है कि जो आपके पास फाइनल और इनिशियल दोनों होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इनिशियल और फाइनल, तो हमारे पास जो इनिशियली होगा उसको रखेंगे, जो फाइनल होगा उसको रखा जाएगा। तो तरफ बुलेट के रखेंगे, तरफ किसका रखा जाएगा, गन का रखा जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बुलेट के लिए मान लेते हैं m1v1 इक्वल टू, यहाँ रख देते हैं इसको, m1v1 इक्वल टू m2v2। तो मास ऑफ द बुलेट दे रखा है, बुलेट का मास कितना दिया है 0.03 इंटू वेलोसिटी कितनी दी है 150 इक्वल टू, यहाँ पे मास की बात कर लेते हैं, मास कितना दे रखा है 25 किलोग्राम है, 25 है, और इंटू v2। हमें v2 निकालना है, तो v2 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.03 इंटू 150 डिवाइड बाई 25, काट लिया जाए। इसको हटा करके 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, खत्म हो जाएगा। अब बचा हमारा v2 इक्वल टू, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 20/50 हो गया। ये आ जाएगा 9/50। अब जो 9/50 वैल्यू आई है, इसको क्या कर लेना, वैल्यू को बदल लेने हैं। तो कितना आ जाएगा, किया जाए तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा ऊपर, तो 5 1 जा 5 बचेगा 40, और 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 0.18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी। तो हमारे पास अगर कोई भी कॉइल 150 मीटर पर सेकेंड से जो बुलेट बाहर की ओर निकल रही है, वो कितने पीछे धक्का देके जाएगी, गन को 0.18 मीटर पर सेकेंड के धक्का से पीछे को धक्का देगी, जिसके वजह से बाहर की ओर जाएगा, या कैसे पीछे को बाहर निकलेगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व करके रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम होगा इम्पल्स।